Global advertisers scaling new heights in outdoor media. हेलो फ्रेंड्स, फिर तेरी कहानी याद आई में आज हम जिस शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं उन्होंने देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी बहुत बड़ा नाम किया है। जी हाँ, जिनकी गायकी का डंका विदेशों में भी गूंजता है। आज जो शख्सियत है उनका नाम है ऋचा शर्मा। प्रियस जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे न्यूज चैनल पर। थैंक यू सो मच। आपको मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जी बताइए कि इतना बड़ा जो आज तक 34-35 साल में कोई काम जो नहीं कर पाया है वो काम आपने कर दिखाया है कि हमारे यहाँ से कोई सिंगर जाता है उसे वहाँ पे ओटाया में फिल्म फेस्टिवल में जो वहाँ पे जाज फेस्टिवल हुआ था उसमें परफॉर्म करने का मौका मिला। किस तरह से ये पॉसिबल हुआ? देखिए, इट्स ऑटवा जैज फेस्टिवल और जहाँ तक कोई नहीं कर पाया तो ऐसा बहुत से हमारे इंडस्ट्री के सिंगर्स हैं जिन्होंने ऐसा बहुत से डंके बजा के आए हैं पूरे देश विदेश में, जो शायद उसमें से मैंने कुछ नहीं किया होगा, तो इसलिए कोई ऐसा नहीं करेंगे कि मैंने वो किया। बट हाँ, एक एज अ इंडियन आर्टिस्ट मुझे बड़ा फख्र होता है, गर्व होता है कि मैं पहली इंडियन सिंगर बनी जो कि ऑटवा जैज फेस्टिवल में परफॉर्म करके आई हूँ। और ये 34th उनका ईयर था ऑटवा जैज फेस्टिवल का, और पहली बार उन्होंने पहली बार ही कोई इंडियन आर्टिस्ट वहाँ इंडिया से परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे लोकल वहाँ के कुछ इंडियन बैंड हैं जो परफॉर्म करते हैं, पर हिंदुस्तान से पहली बार कोई एक सेलिब्रिटी सिंगर वहाँ परफॉर्म करके आया। तो बहुत खूबसूरत सा हमारा अनुभव रहा, एक्सपीरियंस रहा। बहुत लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया और अनएक्सपेक्टेड हमें रिस्पॉन्स, जैसे कहते हैं, ऑडियंस का मिला, क्योंकि वहाँ पे इंडियन ऑडियंस 30% ही है, तो जहाँ पूरे ऑटवा शहर में ही तो ये कमाल की बात रही। लोगों ने बहुत प्यार से हमारे संगीत को सम्मान दिया, मान दिया, इज्जत बख्शी। काफी बड़ी बात रही कि आपने जो सुना है हमने की शुरुआत की वो श्लोक से की, मंत्रों से की। जी हाँ, बहुत बड़ी बात है। कहा जाता था कि ये एक हमारी धरोहर है, जिन्होंने स्वामी विवेकानंद जो कहे जाते हैं उन्होंने एक रखी थी, जहाँ पे लोगों को उन्होंने मंत्र मुक्त कर दिया था और लोग कायल हो गए थे। कहीं न कहीं इस तरह का काम आपने किया है, आपको लगता है? पता नहीं ये इतनी बड़ी बात है या नहीं, बट मेरी इच्छा थी कि जब हम हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट, अगर पहले से ही बहुत सारे आर्टिस्ट जा चुके होते तो शायद मैं ये सोच नहीं रखती, क्योंकि मैं पहली बार जा रही थी हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करने। उस फेस्टिवल में पहली बार हिंदुस्तान से कोई आर्टिस्ट जा रहा था, तो इसलिए मुझे लगा कि हिंदुस्तान का कल्चर, एक सबसे बड़ी यहाँ की जो है धरोहर, यहाँ के संस्कार, यहाँ गंगा सिर्फ हिंदुस्तान में है, मंत्रोच्चारण, बाहर के विदेशी भी हम लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, योगा सीख रहे हैं, हल्दी में बिलीव करते हैं, तुलसी में बिलीव करते हैं। तो मुझे लगा कि मंत्रोच्चारण से ही इस फेस्टिवल की, क्योंकि ओपनिंग भी मैंने की थी, 11 दिन का शो था, तो मैं ओपनर थी, एक तरह से कैप्टन बन रही थी। तो मुझे लगा कि हमारे पहले ही, जैसे ही हम लोग मंच पर आए तो उसी पहली झलक में हिंदुस्तान की खुशबू आ जाए। क्या बात है। तो हम लोगों ने मंत्रों के एक क्वायर से स्टार्ट किया और उसके बाद फिर गानों का सिलसिला शुरू हुआ। कुछ उसमें सूफी थे, कुछ सेमी क्लासिकल थे, एक आध गजल थी, और कुछ एक बड़ा पोर्शन जो था टोटल बॉलीवुड था। जी बहुत खूब। हम भी चाहेंगे कि हम आगे भी आपसे इंटरव्यू की शुरुआत करेंगे तो वो एक श्लोक से करें, ताकि जो हमारे दर्शक देखें वो इस इंटरव्यू को देखने के लिए लालायित रहे और हम भी चाहे कि हम सक्सेस हो जाएं। जी आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने ये इतना लोगों को अच्छी बात लगी और मेरे इंटरव्यूज हो रहे हैं, मैं बड़ी खुश भी हूँ। तो सभी, मोस्टली सब ने मुझसे यही बोला कि हम भी चाहेंगे कि आप एक श्लोक सुनाएं, तो मैं जरूर सुनाऊंगी। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्षाय मङ्गलाय तनू बहुत खूब ये हमारी शुरुआत काफी अच्छी होने जा रही है इस श्लोक के द्वारा ही। एक कहते हैं कि छोटे से शहर से आके इतना बड़ा नाम करना, बड़ी फैमिली में, कहीं ना कहीं आपको भी लगता है कि आश्चर्यचकित करने वाला काम है कि एक इतनी बड़ी फैमिली का एक लड़की जो आती है और यहाँ तक पहुँचती है, किसी मुश्किल नाम तो वही है, छोटा सा ऋचा, और उसकी कहते हैं ना कि हयात ही बड़ी हो गई, लोग जानने लगे नेशनली इंटरनेशनली, देश में विदेश में। तो ये बहुत ही गर्व की बात है। वो इसलिए भी है कि ईश्वर ने, उनको धन्यवाद करूँगी, शुक्रिया अदा करूँगी, थैंक यू बोलूँगी गॉड को कि मुझे ये तोहफा दिया। और अपनी फैमिली का बहुत बड़ा इसमें सपोर्ट रहा है, मेरी फैमिली का, क्योंकि जैसे आपने कहा एक छोटे से शहर से, जो कि अब छोटा सा रानी वर्ल्ड में नाम आ गया है उसका, इंडस्ट्रियल एरिया है, तो हमारे पूरे हिंदुस्तान में बड़ा नाम है मेरे फरीदाबाद का। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उस शहर से हूँ, वहाँ मेरा जन्म हुआ। तो उस परिवार में, वो ज़माने में जहाँ पे मैं पढ़ाई जब करती थी, करीब 20-22 साल पहले, तो वो बहुत ही ऐसा माहौल होता था कि इतनी आसानी से एक्सपोजर नहीं मिलता था। पर परिवार का इसलिए बड़ा हाथ रहा कि उन्होंने मुझे बहुत ही इनकरेज किया, बहुत सपोर्ट किया कि मैं अपने हर मुकाम को हासिल कर सकूं। वो मेरी हमेशा रीढ़ की हड्डी बने रहे, और मुझे बहुत ज़्यादा उनका, मेरे बैकबोन जो इसलिए बोल रही हूँ कि जिस तरह से मैंने सीखना चाहा, जिस तरह से मैंने म्यूज़िक में आगे बढ़ना चाहा, उन्होंने हमेशा से मेरा साथ दिया। जी बिल्कुल। कहा जाता है कहीं ना कहीं, जो एक कहावत है कि कूद के लक्षण पालने में ही नजर आ जाते हैं। तो इस तरह की बात हुई, या कह सकते हैं कि विरासत में म्यूजिक मिला आपको, जो म्यूजिक था वो कहाँ से आया? विरासत में तो मेरे कोई दूर दूर तक संगीत में नहीं था। मेरे पिताजी प्रीस्ट थे, पुजारी, कर्मकांडी ब्राह्मण कहेंगे। पूजा कराना, पाठ कराना, शादी कराना, एक जो टिपिकल ब्राह्मण का काम होता है वही करते थे। और मुझे बड़ा शौक था उनसे बैठ के इस बारे में जानना, मंत्रों के बारे में बात करना, उनके मीनिंग जानना। तो धीरे धीरे वो घर में माहौल था ऐसा गाना बजाने का, क्योंकि मंत्रों में सुर होते, गाते थे, पूजा करते थे, पाठ करते थे, तो उसमें भी स्वर थे। तो मुझे कहीं पे अट्रैक्ट कर गए, और मैं धीरे धीरे घर पे भजन गाते 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 कभी समझ ही नहीं आया कब मैं स्टेज पे पहुंच गई। बचपन की शुरुआत जब मैं 5-6 साल की थी, और मैंने प्रोफेशनली जब एक तरह से जब मुझे पैसे मिले वो था मेरा टाइम जब मैं 8 साल की थी। तो मुझे 8 साल में करियर शुरू कर दिया? करियर शुरू पे ऐसा रोकड़ा कमाना शुरू कर दिया था मैंने। और बहुत बहुत ही लोगों का मुझे प्यार मिला, और वो मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इसे मैं प्रोफेशन बनाऊंगी, बट मैं गाऊंगी। ये मेरा 8 साल में तो आपको परफेक्ट मालूम पड़ गया है कि आप गाती है, बढ़िया गा लेती है। बढ़िया और घटिया का नहीं पता था, गा लेती हूँ, और बहुत उससे मेरा जुनून हो गया था। मुझे हर रोज ऐसा लगता था कि कब मैं और गाऊं। तो उसके लिए सपोर्ट फैमिली की होनी बहुत जरूरी थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा रोल निभाया। पिताजी ने मुझे बहुत ही सपोर्ट किया। तो उस तरह से धीरे धीरे पहले लोकल, फिर दिल्ली से बाहर, फिर मैं जब बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस करने लगी तो मुझे लगा इसकी थोड़ी बेसिक जानकारी भी होनी चाहिए। तो मैंने कुछ वक्त 1 साल 1.5 साल गंधर्व महाविद्यालय दिल्ली म्यूजिक कॉलेज है, वहाँ पे मैंने बेसिक ट्रेनिंग। जी बिल्कुल, बोलते हैं कि गुरु का ज्ञान जरूर होता है, गुरु के बगैर ज्ञान नहीं जी। तो फील्ड में कोई गुरु रहे जिनसे आपने क्लासिक म्यूजिक है वो सीखा? सबसे पहले मैंने म्यूजिक, जो कहते हैं ना बेसिक ट्रेनिंग, वो मैंने गंधर्व महाविद्यालय IS बावरा जी से, जो मेरे गुरु रहे, म्यूजिक टीचर जिसे कह सकते हैं। और उसके बाद मैं मुंबई आई 94 में आने के बाद 1-2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 8 साल बाद करीब 2001 में मैंने पंडित आस्कन शर्मा जी को गुरु बनाया।
उनसे भी कुछ शिक्षा तब ली। तक सुरों की ज्ञान आपको मालूम पड़ जाएगी, सुर क्या होता है हाँ, मालूम सुर पड़ क्या, जाएगा। हाँ, तो और उसमें गहराई में गोते लगाने का जी, मन करता है जी, ना, जी, तो वो इंसान की जो कहते हैं तृष्णाएं तो खत्म होती जी, नहीं, तो मेरी भी नहीं हो रही थी। और सबसे मुझे लगता है ज्यादा आप अपने आप से सीखते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं। आप एक गाना गाते हैं, उसको 10 बार सुनेंगे, हाँ 10 बार गलतियां निकालेंगे, बिल्कुल। 20 बार सुनेंगे तो 20 गलतियां निकलेंगी। तो मैं उस हिसाब से अपनी गलतियों से ही सीखते 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 म्यूजिकली और अच्छे अच्छे लोगों को सुनना, अलग अलग लाइव परफॉर्मेंसेस देखना और अपनी खुद की आवाज़ रिकॉर्ड करके उसे वापस सुनना, ये मेरी नेचर में रहा है। और इस तरह से मेरी जर्नी 94 से शुरू होते होते आज 2004, 20 साल हो गए। माय गॉड, जी, बिल्कुल दाद बहुत देने लंबा लायक सफर है। हो गया। लेकिन हमारे समाज में कहा जाता है, और मैं बात करूं 94 की, तो उस समय का टाइम था जब लड़कियों को ऐसा माना जाता कि नहीं, तो कहीं ना कहीं आपकी फैमिली का सपोर्ट रहा, बोल्ड बनी, नहीं, जिस वजह से आप वो आया समय हाई। तक तो ठीक हो चुका। जी। 94 तक तो बहुत सोच लोगों की बदल चुकी थी, क्योंकि रियलिटी शोज आ रहे थे। जी, बिल्कुल। मुझे कभी भी शौक नहीं रहा मतलब कि इस तरह का आपको कभी फैमिली का ब्रेक नहीं आया, आप लड़की हो, कहाँ आगे जाके अकेले किस तरह से मैंने आगे आपको बोला बढ़ोगी। ना, मेरे पिताजी थे बहुत ही टिपिकल एक ठेठ ब्राह्मण थे, जो हार्डकोर स्ट्रिक्ट जी, पुजारी होते हैं, वो तिलकधारी वैसे थे। जी, बट सोच वैसी नहीं थी। जी, वो लड़कियों को तो ऐसे समझते थे अपनी शान आन बान, उनके लिए लड़कियां तो लड़कों से भी ऊपर थी। जी, बिल्कुल। हम लोगों की वजह से हमारे भाइयों को लग जाते थे दो चार, तो वो बहुत सर पे रखते थे अपनी बेटियों को। तो इस वजह से ये कारण भी रहा कि मुझे बहुत खुलापन महसूस होता था हर बिल्कुल। काम में। मुझे पूरी छूट होती थी। तो वो डर जो होता है ना, वो छूट का डर, जो कई लोग होते हैं बिगड़ जाते हैं छूट बिल्कुल, मिलने से, बिल्कुल। पर हमारी एक कहते हैं ना परवरिश इस तरह से हुई थी कि वो छूट से हमें डर लगता था। यूटिलाइज कैसे करना है छूट को, इस तरह का हमें डर लगता था कि कहीं हम उनकी उस छूट का कोई गलत फायदा ना गलत उठाएं। फायदा नहीं। हमें उनको वापस भी करनी है, इस छूट का बिल्कुल, वापसी भी करनी है, तो इस तरह से वापसी की जितना हम बेस्ट कर पाए अपनी लाइफ जी, में। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं शुरुआत जो है वो स्टेज पे हुई कि फिल्मों में आके हुई? पहले आपको जो ब्रेक स्टेज, मिला कहाँ से हुआ? देखिए स्टेज पे ही डेफिनेटली मैं पहले अपने आप को प्लेबैक सिंगर से पहले मैं परफॉर्मर मानती जी, हूँ। 94 तक तो मैंने पता नहीं कितने शो कर लिए जी, थे स्टेज पर। फिर मैं यहाँ पे भी एक कॉन्सर्ट ही कर रही थी, लाइव कॉन्सर्ट कर रही थी, डिवोशनल कॉन्सर्ट था। वहाँ पे मुझे सावन जी ने सुना, सावन कुमार टा जी, जो उन पहला ब्रेक शायद आपने उन्होंने ही किया। दिया। आदेश श्रीवास्तव जी की म्यूजिक था, जी, सलमा पे दिल आ गया फिल्म की। फिर एक एंट्री हुई एज ए प्लेबैक सिंगर। फिर धीरे धीरे दो तीन और फिल्में मिली, जैसे कि फिर गाने भी बड़े हिट हुए। बिल्कुल। दुपट्टे का पल्लू इधर का उधर है तरकीब, और तुन तुनक तुन हीरा फेरी जो पहली आई थी। जी, बिल्कुल। आग ही आग है पानी में, फिल्म आग आग का टाइटल, हिटलर का वो जम्मू से पहुंची नैनीताल में। जी, तो ऐसे 5-6 गाने आए थे, बट रिकग्निशन जो मुझे चाहिए था, जो जी, मुझे अपनी आइडेंटिटी चाहिए थी, वो मैं वेट कर रही जी, थी। बिल्कुल, वो इंतजार खत्म हुआ 97 में, बिल्कुल। जब मैंने फिल्म ताल के लिए रहमान सर के लिए सुखविंदर जी ने मुझे बिल्कुल, वो इंट्रोड्यूस गाना करा तो दिया। आपसे सुनेंगे ही, लेकिन आपने और भी काफ़ी लिस्ट हमें दे दी है। और मैं चाहूँगा कि जो पहला गाना, हम्म। मतलब आपके लिए काफ़ी महत्व का था, आप फ़िल्म इंडस्ट्री में आके गा रही थी, क्योंकि परफ़ॉर्मेंस काफ़ी हो चुकी थी। आपके लिए पहला गाना कौन-सा रहा जब आप फ़िल्म में किसी की आवाज़ दी? वो गाना हम सुनना चाहेंगे। पहला गाना था मोहब्बत ऐसी मेहंदी, जो आज तक लोगों को शायद पता ही नहीं है, आज जी, पता आज चलेगा। आज आज बिल्कुल हमारे दर्शक सुनेंगे आपसे। ठीक है, मैं सुनाती हूँ। मोहब्बत ऐसी मेहंदी है, ये जब भी पीस जाएगी, जमाना देखता रह जाएगा, ये रंग लाएगी, ये रंग लाएगी, मोहब्बत ऐसी मेहंदी है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो ये जो सफ़र है, वो ताल तक कैसे पहुँचा? यहाँ तक कभी जब तक तो था आपको मनचाहा ब्रेक नहीं मिला था, लेकिन ताल में जो गाने आपके हैं, काफ़ी खूबसूरत गाने हैं। लोग आज भी नहीं भूल पाते, इतना समय हो चुका है, इतने गाने आ चुके हैं, लेकिन आज भी है, तो हमें मालूम है कि आज की जनरेशन भी वो गाने गुनगुनाती है। जी जी। तो ये जो है वो कहानी कहाँ कैसे आई ताल तक? मैं ऑलरेडी स्ट्रगल कर रही थी, जगह जगह म्यूजिक डायरेक्टर से मिल रही थी, इंटरव्यूज कर रही थी, उनको अपने ऑडिशंस दे रही थी। उस दौरान में मेरे गाने भी आ रहे थे, 4-5 गाने, जैसे मैंने आपको बताया। तो वो गानों की आवाज़ भी लोगों के कानों तक, म्यूजिक डायरेक्टर्स के कानों तक जा रही थी। तो सुखविंदर जी भी उस दौरान मुझे मिले। जी, तो बिल्कुल। सुखविंदर जी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया सुभाष घई जी से और रहमान साहब से। तो उनको मेरी आवाज़ अच्छी लगी। करीब
रात को 12:30 बजे करीब मैंने उस गाने को गाना शुरू किया और सुबह के 6 बजे तक हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की। एक ही गाने पे हम लोग इम्प्रोवाइजेशन कर रहे थे। इस तरह से ताल का वो गाना लोगों तक पहुंचा। वो गाना कौन सा था? सजना वे मेरे रांझना वे सोनिया वे रांझना वे माहिया वे निम समझ गई इस गल दी रमझ में समझ गई निम समझ गई सोनिया वे रांझना वे माहिया वे सोनिया वे रांझना वे। बहुत खूब। उस फिल्म की याद ताजा कर दी। जब हम थिएटर में बैठ के इस फिल्म को देखने जाते थे सिनेमा घरों में, तब ये आवाज आज हमें बहुत खुशी और गर्व है कि उस आवाज के सामने हम बैठे हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह से हमें लगता था कि तो ऐश्वर्या राय ने ही गाया है। हाँ। ये फीलिंग्स आती थी। तो इस तरह के गाने जो बने लोगों में कि एक म्यूजिक हटके क्लासिकल म्यूजिक में आपने देखा कि रोमांटिक होता है, डिस्को डांस वाला होता है, लेकिन इस तरह के गाने हैं जो लोगों के जहन में रहते हैं। तो सूफी गायकी है, इस पे किस तरह से आपने कंसंट्रेट किया या ध्यान में कि नहीं ये मैं बहुत अच्छे से कर सकता हूं? मैंने कभी ये नहीं सोचा था इस गायकी को सूफी कहते हैं। तो सूफी वर्ड इतना फेमस हो गया है कि सूफी 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 हर जगह सूफी, और आधे लोगों को पता ही नहीं सूफी। इवन मुझे भी आज तक नहीं पता क्या होता है सूफी। पर मेरा गाने का स्टाइल ये रहा है। तो मुझे पहले लगता था कि इसको कहते हैं कि फोक वाली आवाज़ है। फिर मुझे ऐसे ही लगता था, लोग मुझे यही कहते थे आपको तो गाने मिलेंगे वो जो सिचुएशनल सॉन्ग होते हैं, या तो भिखारी के होंगे या पीछे एक बंजारन जारी होगी चिमटा पकड़ के, या फिर बैकग्राउंड में कहीं पे कोई रोने धोने का सीन होगा वहाँ पे यूज़ होगा। तो मैं बहुत हैरान परेशान होती थी, अच्छा ऐसा ऐसी आवाज़ है क्या मेरी। तो फिर जब ये गाना आया तो उन लोगों के बहुत लोगों के विचार बदल गए कि टॉप एक्ट्रेस थी ऐश्वर्या राय, और उनके आवाज़ पर उनके ऊपर ये गाना उन्होंने लिप सिंक किया। जो उनकी बॉडी से मेरी आवाज़ का कोई मिश्रण होता ही नहीं, शी इज़ वेरी थिन, और मैं एकदम आवाज़ से ऐसी आवाज़। तो बड़ी खूबसूरत बात थी कि उस फिल्म में उन पर ये गाना पिक्चराइज हुआ, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से उसे माइमिंग भी किया, लिप सिंक किया। ऐसे वाकई लग रहा था कि वो गाने, और वो ऑडिशन ही दे रही थी एज ए सिंगर उसमें। क्या बात है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं फिर आपको लगा इस गाने के बाद कि आपकी जो मन की मुराद है कहीं ना कहीं पूरी होने की तरफ बढ़ रही है? जी बिल्कुल, डेफिनेटली इसी का ही वेट हो रहा था कि इस तरह मेरी खुल के आवाज़ एक बार लोगों तक आए। उसके बाद कहते हैं ना, आपकी ज़मीन पक्की हो तो इमारत आप कितनी भी ऊंची बनाएं, कोई भी डिज़ाइन का अंदर डेकोरेशन करें। तो वो ज़मीन तो मुझे वही थी, मेरी वही आवाज़ थी। तो उस आवाज़ को मैं बाहर लाने की कोशिश कर रही थी। इसमें मेरा बहुत बड़ा साथ, मैंने आपको जैसे बताया, सुखविंदर जी और सुभाष जी रहमान सर पे जाता कि उन्होंने मेरी इस आवाज़ को मार्केट में एक बड़े लेवल पे आई। उस फिल्म में मैंने एक और गाना आशा जी के साथ भी गाया, आवो सैया। उसके अलावा पूरे फिल्म में हर जगह बैकग्राउंड में मैं सुनाई रही। तो ताल एक बड़ा नाम और बड़ी फिल्म और बड़ी म्यूजिकल मूवी थी, तो जिससे लोगों तक मेरी आवाज़ ओरिजिनल पहुंच गई थी। फिर तब से लेके आज तक तो मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट मेरी आवाज़ के साथ किए। वो जोर का झटका हो, चाहे बिल्लो रानी हो, और चाहे वो जन्नत का एकदम स्लीक आवाज़ हो, चाहे रुद्राक्ष का एक सेडक्टिव सॉन्ग हो, मसाज हो रही है विपाशा की। तो मैं कई सारी उस पे एक्सपेरिमेंट, उस आवाज़ को ज़मीन बना के फिर तो उसके ऊपर मैंने बहुत सी कोशिश करी। काफी इतने बढ़िया गाने जो माही वे है आपके गाने, इतने खूबसूरत गाने हैं कि लोग कहते हैं कि नूरजहां और जसविंदर नरूला जैसे कुछ ही ऐसे माना जाता है कि कुछ ऐसी आवाजें हैं वो नहीं मिल रही हैं। आज इतनी वर्सेटाइल आपकी आवाज है कि एक फ्रेम में आप फिट नहीं बैठती है। हमने देखा है कि आप अलग अलग तरह के गाने भी गा लेती हैं। तो ये आप क्या मानती है, आपकी मेहनत है और गॉड गिफ्ट भी है साथ में? नहीं, गॉड गिफ्ट तो पहले है और दूसरी मेहनत है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो तीसरी बात है वो हमारे जो म्यूजिक डायरेक्टर्स हैं या फिल्म डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, उनका हमारे ऊपर ट्रस्ट होना। वो हमें इस काबिल समझते हैं, उन्होंने हम पर ये यकीन दिया कि हम आपको एक ये काम दे रहे हैं, हमें नया तरीका का गाना एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं आपके साथ।
तो वो चीज़ बहुत बड़ी होती है कि उनका हमारे पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। फिर हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जा रही है कि हम पे ट्रस्ट करें हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर, तो हम अपना बेस्ट दें, और फिर अगर वो बेस्ट हो जाता है तो इस तरह के काम बाहर निकल के आते हैं। जी, बहुत खूब। ये एक लोगों को समझने की बात होती है कि सिर्फ अपने आप पे भरोसा करना खुद को तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन लोगों को भरोसा दिलाना काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत महत्वपूर्ण जो यहाँ तक भरोसे दिलाने तक का समय आपके पास आया, उस आगे पहले से लेके वहाँ तक स्ट्रगल जो है किस तरह का करना पड़ा आपको? कि जिस तरह की कहानियाँ होती हैं कि आके कुछ नौकरी करनी पड़ी, या प्लेटफॉर्म पे सोना पड़ा, या 2-2 दिन में खाना नहीं खाया, कि आप खुश नसीब रही, क्या रहा? देखिए, प्लेटफॉर्म पे तो नहीं सोना पड़ा, उसकी कृपा रही है, क्योंकि अच्छे घर से हूँ, एक सधे हुए परिवार से हूँ। जी, अगर यहाँ नाकामयाब भी होती तो चुपचाप अपने घर जाके और जो कर रही थी वही करती, और निराश बिल्कुल नहीं होती। आज भी बहुत खुश हूँ। पर जहाँ तक स्ट्रगल है, जो नॉर्मली लोगों को एक जनरली आती है, क्योंकि बहुत टाइम लगा लोगों को पता करवाने में कि ये मेरी काबिलियत है, ये मेरी कैपेबिलिटी है, मैं ऐसा गा सकती हूँ। क्योंकि इसमें उनका भी कोई दोष नहीं, उनके यहाँ रोज़ हज़ारों सिंगर्स आते हैं, वो किस किस को टाइम देंगे? अगर वो सबको सुनने बैठ जाएंगे तो फिर अपना काम नहीं कर पाएंगे। जी, बिल्कुल। तो वो समय आपका फर्ज बनता है कि आप पेशेंस रखें, आप अपनी मेहनत करते रहें। एक दिन जरूर आएगा जब वो आपको प्रॉपरली सुनेंगे और आपको मौका मिलेगा। वो ट्रस्ट, वो आपको अपने ऊपर यकीन होना बहुत ज़रूरी है। तो वो मैंने पेशेंस रख के मैं बहुत वेट की। एक एक म्यूज़िक डायरेक्टर कम से कम 4-4 बार ऑडिशन दी, मुझे कभी भी रिप्लाई नहीं आया। तो वो जो मैंने पेशेंस, वो स्ट्रगल पेशेंस वाली है, वो मैंने बड़ा अपने आप को साध के रखा, बहुत ही कामली। मैं इरिटेट नहीं होती थी, जी, गुस्सा नहीं होती थी कि क्या कर रहे हैं ये लोग। थक जाती थी, वो बात अलग है, तो इंसान नेचुरली थोड़ा इरिटेट हो जाता है उस वजह से, क्योंकि वेट करना पड़ता था, भूखे रहना पड़ता था। लेकिन जैसे ही वहां से निकलती थी मैं तो दवा के खाती थी, वो मेरी सेहत देख के आपको लग रहा था। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, सो वो तो स्ट्रगल रही अभी बस। अभी यही पूछना चाहूँगा कि अगर ऋचा सिंगर नहीं होती तो क्या होता? सिंगर नहीं होती तो भी आर्टिस्ट ही होती। चाहे मैं लोगों का घर सजा रही होती, मैं अपना घर खुद सजाती, और चाहे मैं एक ड्रेस डिज़ाइनर भी हो सकती थी, एक मैं इंटीरियर भी हो सकती थी, और मैं एक पेंटर भी हो सकती थी, क्योंकि मैं पेंटिंग भी करती हूँ, आर्ट करती हूँ, बहुत कुछ करती हूँ। मुझे आर्ट में बहुत रुचि है। बिल्कुल। इतनी खूबसूरत है ऋचा, तो गाते-गाते कभी दिमाग में ये नहीं आया कि नहीं फ़िल्मों में ब्रेक मिले, हीरोइन उस बने? लायक नहीं हूँ मैं ये बहुत बड़ा काम है जो लोग करते हैं, एक्टर लोग, उनको प्रणाम है, सलाम है, क्योंकि बहुत मुश्किल काम है। मुझे मैंने कई बार देखा भी है कि बहुत इजीली आम जनता, चाहे वो मैं खुद भी हूँ, एज ए व्यूअर, जब हम लोग फिल्म देखने जाते हैं सिनेमा घरों में, बाहर निकलते हैं, बकवास थी ये, फालतू फिल्म है, 1 मिनट लगता है, पर बड़े साल लग जाते हैं उसको तैयारी में, उसकी मेहनत में। तो हम लोगों का हक है ये बोल देने का, जो कि गलत भी होता है, पर वो मेरा काम नहीं, मेरा काम गाना है और वो मैं करती रहूँ। बिल्कुल, लेकिन कभी एक्टिंग करने का कभी लगा कि करूँ? कभी नहीं, अपने ज़हन में कभी कुछ नहीं ऐसा? आया। मुझे मिल गया तो मैं तब सोच सकती हूँ, जी, पर कभी मैंने नहीं सोचा, कभी मुझे नहीं लगता एक्टिंग इज मेरा, इज माय फोर्टे एट ऑल। जी, बिल्कुल। चलिए, आगे बढ़ते हैं हम कि ताल के बाद में किस तरह से सफ़र फिर आगे बढ़ा? कौन सी फ़िल्में आई जो आपके लिए बड़ा ब्रेक आपको लगी कि हाँ, अब मुझे जो करना है वो मुझे करने दिया जा रहा है या मुझे मिल रहा है? हाँ, तब तो आसान हो गया, जी, जो भी गाने मिले मेरे मन मुताबिक मिले। लेकिन कहते हैं इंसान की ना वो इच्छाएं खत्म नहीं होती, तो मुझे वही गाने मिल रहे थे। माही वे हो गया, जिंदगी में कोई कभी आए ना रबा, बागबान, और जुबैदा, तो मुझे सब उसी तरह के गाने मिल रहे थे। तो अब मेरे को और कुछ गाना था, जी, बिल्कुल। तो तब मुझे इच्छा हुई कि कुछ नया करना है, तो मेरी जिंदगी में आया जन्नत, जिसको मैंने एक्सपेरिमेंट, फिर भी उसमें भी वो टोन कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में आता, उस गाने के बैकग्राउंड में उन्होंने ये आवाज यूज करी। जो सबसे बड़ा चेंज आया वो बिल्लो रानी से आया। बिल्कुल। तो उससे लोगों को लगा अच्छा, सडनली एकदम सैड और ऐसे अर्दी सॉन्ग और एकदम सूफियाना अंदाज में गाने वाली, एकदम ही नौटंकी सॉन्ग गा रहे हैं। तो वो एक चेंज ओवर आया। फिर जोर का झटका क्लब सॉन्ग आया, और ये चेंज ओवर है। और एक और एक्सपेरिमेंटल सॉन्ग किया जो कि फिल्म मंगल पांडे के लिए था, जी। ओ छलिया रसिया, जिसमें हम्म। रहमान सर का म्यूजिक था। उन्होंने एक ही गाने में मेरी 2-3 तरह की वॉइस क्वालिटी को यूज किया, वॉइस टोन को यूज किया। एक बुजुर्ग लेडी, एक
एक कोई डांसर और एक नॉर्मल एक फोक आवाज, तो वो एक अलग एक्सपेरिमेंट था। वो गाना इतना लोगों को सुनाई नहीं दिया, चला भी नहीं, बट बहुत खूबसूरत, बहुत मेहनत लगी उस गाने में हमें करने में। 4 बार उसको करना पड़ा था, चेंजेस हुए थे, पर वो लोगों की चॉइस है। लोगों तक पहुंचना भी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि गाना पब्लिसाइज अच्छे से होना चाहिए। बिल्कुल, तो वही गाना हम आपसे सुनना चाहेंगे, लाइव लोग इसको एंजॉय करें, हम चाहेंगे क्या? लाइव तो मुश्किल है, बट मैं फिर भी एक दो लाइनें बिल्कुल, सुनाती हूँ। मैं बिल्कुल, चाहूंगी बिल्कुल, ये 2 लाइन सुन के आप वो गाना बिल्कुल इतना ही काफी है हमारे रिकॉर्डिंग में सुने। बाकी हम सुन लेंगे। बिल्कुल। बता दे रे गुड़िया है वो कौन रसिया जो मनवा चोरा इस तोरा। बता दे रे गुड़िया है वो कौन रसिया जो मनवा चोरा इस तोरा। वो चलिया वो रसिया जुल्मी मन बसिया, हो नैनन से मिलाए के नैन वो लूटे निंदिया और चैन वो, हाँ वो रसिया वो चलिया। बहुत खूब, बहुत खूब। मुझे लगता है कि आपने 100 से ज्यादा फिल्मों में गाना गाया हो गया अब तक। हाँ, आराम से, मैंने तो काउंट ही नहीं किया। अगर मेरी काउंटिंग अगर मैं सही हूँ तो हाँ, ज्यादा ही गाने 100 गाए से हैं ऊपर, आपने। ऑफ कोर्स 100 से 20 साल और हो हर गए। गाना अपने, हालांकि आपको लगा होगा कि नहीं मुझे एक जैसे गाने में गा रही हूँ, लेकिन हमने जो गाने सुने हैं या मैं सुनते आ रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हर गाने में एक अलग तरीका है। जी गाने हाँ। का जो तरीका है अलग है, वर्सेटाइल जो कहते हैं वो उसमें कहीं ना कहीं मौजूद है। जी। जैसे आपका वही जोर का झटका, जैसे मतलब आज भी मैं सुन रहा था, आज मेरा बच्चा भी इतना एंजॉय कर रहा है गाने को, और वो दिन में 3 बार बजाने को बोलते हैं, तो आज बच्चों के जहन में भी वो गाना बसा हुआ है। जी जी जी। तो इस तरह के जो गाने गाए, कहीं ना कहीं इतने खूबसूरत गाने जो, तो आपको लगता है कि वो गाने ही आपके लिए बने थे? हाँ बिल्कुल। जिस तरह से जो गाने बने हैं वो आपके लिए बने थे। जी। जो म्यूजिक डायरेक्टर्स थे उनके लिए अब एक आप प्रॉपर्टी बन चुकी थी कि नहीं, इनके लिए जो गाने, बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ गवाए जाते हैं, जी, लेकिन जी। बहुत सारे सिंगर्स ऐसे हो जाते हैं कि जिनके लिए गाने बनाए जाते हैं। जी जी। तो आपको लगता है कि आप इस तरह से लगता है नहीं, लगता था एक कुछ साल पहले तक, करीब आई वुड से 4-5 साल पहले तक मुझे ऐसा लगता था, क्योंकि तब लोगों की सोच और डिमांड्स और टेस्ट अलग थे। तब तक ऐसा लगता था कि पिछले 5 साल पहले तक कि मेरे लिए गाने बनते हैं, ऋचा शर्मा को सोच के गाने बनते हैं कि ये उसके लिए बन रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत एक खुशी की बात होती थी। मुझे बहुत जब भी मैं किसी म्यूजिक डायरेक्टर के गाने गाती थी और वो बोलते थे ये इट्स फॉर यू ऋचा, ये हमने आपके लिए बनाया, आपको सुनता हूँ मुझे बहुत खुशी, मैं उनको बहुत थैंक्स बोलती थी कि ये बहुत ही ऑनरेबल बात है, बहुत गर्व करने की बात है, और उसका श्रेय म्यूजिक डायरेक्टर्स पर जाता है। जाइएगा मत दोस्तों, क्योंकि मैं अभी फिर से आपके बीच में हाजिर रहती हूँ एक छोटे से ब्रेक के